फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मछलीपट्टनम। तो इस सेक्शन में हम मछलीपट्टनम के बारे में देखेंगे। पिछले सेक्शन में हमने सूरत के बारे में देख चुका है। तो जो टाउन था मछलीपट्टनम या फिर जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जा सकता है, तो ये जो टाउन है वो कृष्णा रिवर के डेल्टा पर स्थित है। तो मछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम का मतलब क्या होता है? फिश पोर्ट टाउन, ऐसा टाउन जहाँ पे फिशिंग वगैरह होती है, राइट। तो 17th सेंचुरी में जो मछलीपट्टनम है ये एक सेंटर था इंटेंस एक्टिविटी का। मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म की जाती थी, यहाँ एकदम ट्रेडिंग वगैरह ये सब हलचल बनी रहती थी। और दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनीज ने, डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था ये आंध्रा कोस्ट पे। तो जो आंध्रा कोस्ट है वहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था। और हमें पता है कि जो पोर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पोर्ट से हम दूसरे देशों में आराम से सामान भेज सकते हैं, दूसरों देशों का सामान आराम से रिसीव कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है सी के थ्रू। और इसीलिए पोर्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए जो भी टाउन्स वगैरह जहाँ पे पोर्ट होता था उनको कंट्रोल करने की सभी लोग कोशिश करते थे। और जो फोर्ट है मसूलीपट्टनम में वो जो है वो डचेस ने बिल्ड करवाया था। अ पुअर फिशर टाउन। तो इसमें मसूलीपट्टनम के बारे में ही बताया गया है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्टर थे विलियम मैथवर्ड, तो उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है मसूलीपट्टनम का। तो विलियम मैथवर्ड ने, कौन थे ये? फैक्टर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो है वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का जो भी ट्रेडिंग वगैरह होती थी, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी उनका ऑफिशियल इंचार्ज होता था। तो उस पर्सन को कहते थे फैक्टर। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऑफिशियल इंचार्ज को क्या कहा जाता है? फैक्टर। तो उन्होंने ही एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तब 1620 में। दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा। तो जो गोलकोंडा था उसके चीफ पोर्ट है, मेन पोर्ट था ये, राइट। वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो उन्होंने? राइट वर्शिपफुल, मतलब एक तरह से परम पूज्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने एजेंट रखती थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस पोर्ट पर अपने एजेंट वगैरह रखती थी। इट इज अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस। वैसे तो ये एक छोटा शहर है बट बहुत ही ज्यादा आबादी वाला है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। अनवॉल्ड, अनवॉल्ड मतलब कि ये बड़ी बड़ी दीवारों से इसको फोर्टिफाई नहीं कर रखा, ये बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा नहीं हुआ है। इल बिल्ट एंड वर्स सिचुएटेड। इल बिल्ट मतलब कि इसमें बोला गया है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे जो बनी हुई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है यहाँ। और वर्स सिचुएटेड क्यों लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं कि ये जो जिस जगह पे ये सिचुएटेड है वो बड़ी ही खराब सी जगह है, तो ये सही जगह पे सिचुएटेड नहीं है। विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश। और इसमें बोला है कि इस टाउन के अंदर जितनी भी सारी स्प्रिंग्स वगैरह हैं वो ब्रैकिश हैं, मतलब कि खारे पानी की नदियां हैं। और पहले पहले तो एक पुअर फिशर टाउन था। ऐसा टाउन था कि जहाँ पे मतलब फिशिंग वगैरह होती थी, यहाँ पे गरीब मछुआरे रहते थे। तो इतना ज्यादा वेल्दी टाउन नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे कि जब रोड वगैरह आने लग गए। रोड यहाँ पे क्या बोला गया है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे शिप्स को एंकर किया जा सके। होता है ना कि जब किनारे पे आ जाते हैं तो अपनी बोट को लोग इस तरह से बांध देते हैं, एंकर कर देते हैं ताकि वो पानी में बह ना जाए। तो रोड्स आफ्टरवर्ड्स द कन्वीनियंस ऑफ द रोड, अ प्लेस वेयर शिप्स कैन बी एंकर्ड। तो क्योंकि यहाँ पे रोड वगैरह की फैसिलिटी मिल गई थी इन्हें, जहाँ पे ये अपनी शिप्स को अच्छे से एंकर कर पाए, तो इस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, मर्चेंट्स वगैरह हैं, वो और ज्यादा आना शुरू हो गए। So afterwards, the convenience of the road made it a residence for merchants, and so continuous since our and the Dutch nation frequented this coast. क्योंकि ये कह रहे हैं, क्योंकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है एंड जो डच लोग हैं, तो वो लोग क्योंकि इस पोर्ट से आते जाते रहते थे, क्योंकि यहाँ पे हलचल बनी रहती थी, ट्रेडिंग होती रहती थी, इसलिए जो मर्चेंट्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आके स्थित हो गए, यहाँ पे आके सिचुएटेड हो गए। क्योंकि जब ये जो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनीज वगैरह हैं जब ये आएंगी सामान का खरीद बेच करेंगे, तो जो मर्चेंट्स हैं वो आसानी से इनके सामानों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो और बेटर हो जाती थी। तो इसलिए जो मर्चेंट्स वगैरह थे उन्होंने भी धीरे धीरे इस टाउन में, मछलीपट्टनम में रहना शुरू कर दिया। और ये एक पुअर फिशर टाउन से एक और भी ज्यादा अमीर, कह सकते हैं थोड़ा बेटर टाउन बन गया। The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items. तो जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलग अलग तरह चीजों पे, जैसे कि टेक्सटाइल हो गए, स्पाइसेस हो गया, तो
इस तरह के आइटम्स पर रॉयल मोनोपोलीज लगा दी। मोनोपोलीज मतलब कि एक तरीके से सिर्फ हम ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों किया? ताकि अगर ये लोग इन चीजों पे रॉयल मोनोपोलीज नहीं लगाते तो इन्हें जो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनीज वगैरह हैं उनसे बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता। सो to prevent the trade passing completely into the hands of the various ईस्ट इंडिया कंपनीज, ताकि इन सभी चीजों की जो ट्रेड है, टेक्सटाइल की, स्पाइसेस की, इन सभी चीजों की ट्रेड जो है वो कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथों में ना चली जाए, इसीलिए जो कुतुबशाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन्होंने रॉयल मोनोपोलीज लगाई। अब इस टाउन में अलग अलग तरह की ट्रेडिंग ग्रुप्स आने लग गए थे। अब जब ट्रेडिंग ग्रुप्स आने लगे तो उनमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने लग गया। ठीक है, सो फियर्स कंपटीशन अमंग द वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, जैसे कि गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमाती, चेतीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स। तो ये जो अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हैं इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगा, और जिस वजह से ये जो सिटी है, ये जो टाउन है, वो और भी ज्यादा पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरस हो गया, और भी ज्यादा इसमें आबादी हो गई, और भी ज्यादा ये समृद्ध हो गया। अब इस टाइम पे धीरे धीरे जो मुगल्स थे वो भी अपनी पावर गोलकोंडा तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि वो गोलकोंडा वाले इलाके को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे थे। और इस वजह से जो मुगल का जो रिप्रेजेंटेटिव था, गवर्नर मीर जुमला, वो खुद भी एक मर्चेंट था, और उसने क्या किया, जो ये डच एंड इंग्लिश जो ट्रेडर्स थे उनको आपस में लड़ा दिया, राइट, ताकि ये लोग अपने आपस में लड़ने में बिजी हों और जो मीर जुमला हैं वो गोलकोंडा पे अपनी कंट्रोल कर लें। तो इस वजह से इन्होंने जो डच एंड इंग्लिश थे उन्हें आपस में ही लड़ा दिया, और 1686 से लेकर 1687 के बीच में जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने गोलकोंडा को अपने अंडर ले लिया, राइट। अब क्योंकि जो गोलकोंडा है उसका उसके ऊपर कंट्रोल किसका था? औरंगजेब का। औरंगजेब ने कंट्रोल कर लिया ना। अब क्योंकि औरंगजेब का और मुगल जो सल्तनत है उनका कंट्रोल हो गया, तो जो ये यूरोपियन कंपनीज थी, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो इन्हें दूसरे ऑल्टरनेटिव की खोज करनी पड़ी। इन्हें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ा कि कहाँ पे जाके वो अपनी ट्रेड वगैरह को बढ़ा सकते हैं। अब जब वो लोग दूसरे ऑप्शन की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जो टाउन है, जो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर से ही कनेक्टेड हो, बल्कि वो सभी तरह की चीजों से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब कि वो इट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल। वो एक ऐसा पोर्ट होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल पावर्स भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी, और कमर्शियली भी वो बहुत अच्छी जगह हो। तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन सेंटर से कनेक्टेड है, बस इतना नहीं होना चाहिए। वो उसमें और भी तरीके, अलग अलग डायमेंशन से वो बहुत ही ताकतवर होना चाहिए। वो पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होना चाहिए, और वो कमर्शियली भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और ये जो इनकी पॉलिसी थी, ये एक न्यू पॉलिसी थी जिसमें कि इन्होंने सोचा कि जो नया पोर्ट है इट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। अब धीरे धीरे जो कंपनी है, जैसे जैसे वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगी, तो वो बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इधर पे वो शिफ्ट होने लगी, राइट। अब जब वो इन सिटीज में शिफ्ट हुई तो जो मसूलीपट्टनम था उसकी सिग्निफिकेंस कम होती गई, है ना। मसूलीपट्टनम की सिग्निफिकेंस बढ़ी ही क्यों थी? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स आए, सब आपस में लड़ रहे थे, कंपटीशन था, वहां पे बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। बट जब ये सारे ट्रेडर्स दूसरी सिटीज में चले गए, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास में, इन सिटीज में चले गए, तो जाहिर सी बात है कि मसूलीपट्टनम में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जो ट्रेडिंग है, वो कम हो गई। और अगर ये एक्टिविटीज कम हो गई तो मसूलीपट्टनम धीरे धीरे उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी कम होने लग गई थी। और 18th सेंचुरी के आते आते जो मर्चेंट्स एंड जो प्रॉस्पेरिटी है वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। यहाँ बहुत कम मर्चेंट्स रहने लगे, और जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी यहाँ पे कम हो गई। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन अ डायलेपिडेटेड लिटिल टाउन, तो आज भी ये कुछ खास बड़ा टाउन नहीं है, एक छोटा सा टाउन है, तो इसलिए आज भी इसकी इम्पोर्टेंस कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इस सेक्शन में हमने मसूलीपट्टनम के बारे में जाना। हमने देखा कि वो एक पहले तो पुअर फिशिंग टाउन था, ऐसा टाउन था जहाँ पे बस गरीब मछुआरे वगैरह रहते थे, जहाँ पे फिशिंग ही होती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स आने लग गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आने लग गई, डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे ये अलग अलग मर्चेंट्स वगैरह आने लग गए तो उनमें कंपटीशन बढ़ने लग गया। कंपटीशन बढ़ा तो ये जो शहर है वो और ज्यादा पॉपुलस हो गया, और ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गया। बट हमने देखा कि लगभग 17th सेंचुरी के एंड तक जो गोलकोंडा है उस पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था, और इसीलिए ये जो दूसरे ट्रेडर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, उन्हें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ा। तो धीरे धीरे वो ये मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा जैसे सिटीज में शिफ्ट हो गए।
और जिस वजह से ये जो मछलीपट्टनम है उसकी सिग्निफिकेंस कम हो गई, ये एक पुअर टाउन बन गया, मतलब कि अब ये इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है, अब ये जस्ट एक नॉर्मल टाउन है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, राइट।